हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर नंबर 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। ये भूमिका है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती है, यानी कि जल मिलता है पूरे वर्ष। यहाँ पर कहाँ पर? नदियों के किनारों पर कृषि और मवेशियों यानी कि जानवरों के लिए भी पानी आसानी से मिलता है। विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों विशेषकर नदियों के किनारे ही पनपी है। सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी। कौन सी नदी? सरस्वती, जो आज विलुप्त हो चुकी है, यानी कि जो आज समाप्त हो चुकी है। इस नदी की अनेक शाखाएं थी। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पहले तक मानी जाती थी है। जो इम्पोर्टेंट है उन पे मैं अंडरलाइन कर दूंगी। भू आकृतिक अवशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रवाह निश्चित होता है। खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे मिले हैं। सरस्वती नदी जो है वो आदि बद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती थी। और दूसरी नदी थी सिंधु नदी, जो आज भी बहती है। यानी कि सरस्वती नदी आज नहीं बहती है और सिंधु आज भी बहती है, और इसका अधिकतर प्रवाह जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बालाकोट जैसे प्रमुख स्थल जो है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों के आधार पर ही इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यानी कि इन्हीं दोनों नदियों के नाम पे ही हमारे चैप्टर का नाम है, और इन्हीं के नाम पर हमारी सभ्यता का नाम है, सरस्वती सिंधु सभ्यता। हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ दिखाए गए हैं विशेष सूची के अनुसार जो मुख्य नगर थे उस समय। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भौतिक अवशेष अपनी कहानी स्वयं बताते हैं? पहली बार ये अवशेष कहाँ देखे गए थे? जब रेल बिछाने के लिए रोड़े चाहिए थे, यानी कि ईंटों के टुकड़े, और मजदूर वहां नजदीक एक टीले से ईंटों के रोड़े उठा लाए, तब पहली बार अंग्रेज अधिकारियों के ध्यान से यह जगह आई। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई, तब एक विशाल नगर के अवशेष निकले। 1922 में राखाल दास बनर्जी, जिसको आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, राखाल से आर और डी से दास, और इनके नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई हुई थी और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे। और उसके बाद है नगर योजना। नगर योजना में सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें दो भागों में मिले हैं। कौन कौन से भाग थे? एक पश्चिमी भाग, और जो कि ऊंचाई पर बना था, इसे दुर्ग क्षेत्र या नगर दुर्ग कहा गया है। और दूसरा था पूर्वी भाग, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग को निचला नगर कहा गया है। अधिकतर पुरस्थलों के दोनों हिस्सों को चार दीवारी से घेरा बनाया गया था, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी भाग के चारों ओर चार दीवारी बनाई होती थी, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था, और वो दीवारें इतनी मजबूत थी कि आज भी खड़ी है। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य के भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि एक मोहनजोदड़ो में मिला है बड़ा स्नानागार। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिसे हम तारकोल के नाम से भी जानते हैं, सड़क बनाने में जो काम आता है। और यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है ऊंचे नगर, जिसे हम दुर्ग क्षेत्र पश्चिमी भाग जो था
उसके विशेष स्नानागार है, विशाल स्नानागार ये यहाँ पे बना हुआ है। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है, चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कुएं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था, खाली करने के लिए नाली बनी है। ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। सड़कें और नालियां, यानी कि नगरों अच्छे थे और उसके साथ सड़कें जो थी वो 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी और गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। अब ध्यान रखना, सड़कें 13 से 33 फुट और गलियां 9 से 12 फुट तक। सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी थी। घरों में प्रयुक्त पानी नालियों में आकर गिरता था और नालियां जो है ईंटों से ढकी होती थी, जिनको हटाकर आसानी से नालियां साफ की जा सके। ये नालियां मुख्य नाले में जाकर गिरती थी, जो नगर के बाहर पानी ले जाता था। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसमें इतनी व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिली है। भवन निर्माण, ये देखिए यहाँ पे ये नालियों की तस्वीर दिखाई गई है। इधर फिर भवन निर्माण योजना। घरों का निर्माण एक निश्चित योजना से होता था। आमतौर पर घर 2 मंजिला के होते थे। घर के आंगन भी होता था, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय की सुविधा भी होती थी। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? गार्डन चाइल्ड के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, जबकि मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच उसका अनुमान है। और नवीन खोजों के अनुसार यह सभ्यता जो है 8000 साल पुरानी है। वहां का जनजीवन, यानी कि लोगों का रहन सहन कैसा था? कृषि करते थे लोग, समृद्ध और खुशहाल थे। गांव में भी लोग रहते थे। नगर और गांव 2 जगह थी। गांव में रहने वाले लोग जो है वो कृषि करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों से क्या पता चला है कि लोग जो है गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। कृषि के लिए बैल और ऊंटों की सहायता से हल से कृषि की जाती थी। खेती मतलब नदियों में तालाबों से सिंचाई करते थे। पशुपालन में ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी आदि पशु पालते थे। और पक्षी भी थे, बत्तख, खरगोश, तोता और हिरन, मुर्गा, ये सब भी पालते थे। ये सभी जानवर जो है उनके कृषि कार्य, यातायात यानी कि आने जाने के लिए या फिर भोजन में सहायक थे। पशुओं को वो झुंडों में चराने के लिए दूर दूर ले जाते थे। पिक्चर में है तराजू में तौलने के लिए ये बाट दिए हुए हैं और धातु के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है। ये हम यहाँ पढ़ते हैं कि सुंदर आकार के चर्ट पत्थर के बाट जो अनेक स्थानों से मिले हैं, उनका एक माप जो है एक समान है। ये कौन से पत्थर से बने हैं? चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया होगा। बड़ी और भारी वस्तुओं को तौलने के लिए भी अलग से बाट मिले हैं। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी से बनी अनेक चीजें मिली है। धातुओं को गलाना, ढालना, मिश्रण करना अच्छी तरह से जानते थे वो लोग। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन जो थे वो बहुत ही सुंदर बनाते थे ये लोग, यानी कि प्रवीण थे उसमें बनाने में। यहाँ से सुंदर मनको, यानी कि जो मोती होते हैं, मणिये माला वाले, उनके गहने के अतिरिक्त बाट और फलक भी मिले हैं। हार श्रृंगार, बहुत ही सुंदर आकार के सोने, चांदी और पत्थरों के गहने मिले हैं। चित्र में देखिए, ये नीचे जो चित्र है यहाँ पर, इनमें देखने से कि कितना सुंदर इनको तराशा गया है। अनेक मनके जो है वो कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं, जिनमें माला बनाने के लिए छेद किए जाते थे।
कौन से पत्थर? कार्निलियन, यानी कि इनमें छेद आसानी से हो जाता था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं, जो ये सुंदर पिक्चर है, इसके ऊपर कपड़े डाले हुए हैं, इसके ऊपर माथे पर तिलक भी है और कपड़े का छापा बहुत सुंदर है। हाँ जी, कुछ अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। किसके? कपड़े के, यानी कि कपड़े का प्रयोग भी होता था। पक्की मिट्टी फेयांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है, यानी कि जिनसे सूत को काता जाता है वो चीजें भी प्राप्त हुई है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास वस्त्र बनाने का एक कच्चा मटेरियल है। व्यापार, आयात निर्यात में कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, यानी कि खेत में उगाते हैं। जैसे धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलती है, जबकि कपड़ा बनाने के लिए कपास किसान के द्वारा उत्पादित होती है। तांबा, टिन, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर के क्षेत्रों से मंगवाते थे। तांबा कहाँ से? ये ध्यान रखना, राजस्थान व पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती थी? टिन की। और इसका आयात जो है, यानी कि कहाँ से मंगवाई जाती थी ये? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। फेयांस क्या होता है ये देखेंगे अब हम, कि फेयांस, खुदाई में फेयांस से बनी मूर्तियां। अब ये मूर्ति जो है वो फेयांस से बनी हुई है। मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन मिले हैं। फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, यानी कि मनुष्य इसको तैयार करता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी कि फेयांस जो है ये कैसे तैयार होता था? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर फेयांस तैयार किया जाता था और उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ये जो चिकनी परत के रंग है प्रायः नीले या हल्के हरे होते थे। ये पिक्चर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल व धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। बंदरगाह क्या होता है? जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, यानी कि पानी नदियों के किनारे ही तो बसे थे गांव, तो वहां पर जहाज जहां पर रुकते हैं तो उसको बंदरगाह कहते हैं। तो उसके अवशेष मिले हैं कहां पर? लोथल और धोलावीरा में, जो यह प्रमाणित करते हैं कि विदेशों से भी व्यापार होता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी हिसार में है। मुहरे, यानी कि स्टैंप जिसको बोलते हैं हम, हड़प्पा के लोग सेल खड़ी की मोहरे बनाते थे। ज्यादातर मोहरे आयताकार है, आयत के आकार की है, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। थैलों पर मोहरबंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मोहरों से छाप लगाते होंगे। जैसे पहले रेलगाड़ी, अभी कुछ टाइम पहले ही रेलगाड़ी के डब्बों पर भी ऐसे ही छाप लगाई जाती थी, उनको बंद करके, ताकि कोई छेड़खानी ना करे। छेड़छाड़ करे तो ये छाप जो है वो टूट जाती थी, यानी कि लाख जो है उसको पिघलाकर फिर उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती थी, जिससे वो एक निशानी हो जाती थी। मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने व बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। उसके अलावा दूसरे साधन भी मिले हैं मनोरंजन के।
तो ये कुछ पिक्चर्स दी हुई है। अच्छा जी, इतिहास में तिथियां कैसे पढ़े, ये मैंने लास्ट में बता दिया है आपको, वहां पर अच्छे से समझाया है कि तिथियों को कैसे पढ़ेंगे। पहले हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे एक बार। बीसी ईस्वी पूर्व होता है और इसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी ईसा मसीह के, इसको बोलते हैं हम ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि बाद वाला। तो वहां आपको लास्ट में डिटेल में बता दूंगी इसके बारे में। आगे चलते हैं हम। सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा और 7 महिला व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण मिले हैं। शिवलिंग की पूजा और देवी की पूजा, शिव की पूजा, कुबड़ वाले नंदी की पूजा। तो ये आप ध्यान रखना, इन सबके अवशेष मिले हैं। चित्र में महिला 2 शेरों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए, जो कि दुर्गा के आरंभिक रूप को दिखाता है। एक व्यक्ति अनेक जानवरों के साथ है और सर्प को हाथ में पकड़े हुए हैं, जिसे पशुपति शिव माना गया है। और एक यहाँ क्या रह गया, और सन्यासी के कमंडल मिले हैं खुदाई में। हवन कुंड भी मिला है, यानी कि उस समय हवन का भी प्रचलन था। और हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि पूरे हाथों में आभूषण पहने हुए है। कहाँ से मिली है ये? मोहनजोदड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। नगरों की स्थापना की शुरुआत 4700 साल पहले ही आरंभ हो गई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हो गई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। चलिए जी, ये है हमारे अब क्वेश्चन आंसर कि सही उत्तर छांटे। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी। कब? 1921 में। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईस्वी पूर्व। किसकी पूजा सरस्वती सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी? हमने अभी अभी पढ़ा है, शिव की होती थी, पीपल की भी थी, वटवृक्ष, मातृदेवी थी, विष्णु भगवान की नहीं होती थी। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर क्या तैयार किया जाता था? फेयांस, जिससे कि वस्तुएं बनाई जाती थी, मूर्तियां भी बनाई जाती थी। तांबा व टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। खुदाई में सबसे अधिक नगर सरस्वती और सिंधु नदी घाटी में मिले हैं। नगरों की बसावट के डैश भाग थे, 2 भाग थे इसके, एक पश्चिमी और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग क्षेत्र या नगर दुर्ग कहा जाता था और पूर्वी भाग जो था वो निचला नगर कहलाता था। नगर की खुदाई में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो ये है लोथल और धोलावीरा। नेक्स्ट हमारा कि उचित मिलान करें। तांबा कहाँ मिलता है? राजस्थान में। सोना कर्नाटक में, टिन अफगानिस्तान। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे, आयात होता था इनका? गुजरात से। अब है राइट रॉन्ग। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल और ऊंटों की सहायता से हल से कृषि की जाती थी। ये सही है। अनेक मन के कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ये भी सही है, क्योंकि इन पत्थरों में माला के लिए सुराख करना जो था वो आसान होता था, इजी था। धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जहां से प्रमाणित होता है कि विदेशों से भी व्यापार होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है।
सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी जो है वो गुरुग्राम में है। तो ये बात गलत है, गुरुग्राम में नहीं है, राखीगढ़ी हिसार में है। उसके बाद है हमारे लघु प्रश्न। सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्रश्न हम करेंगे यहाँ से। ये लीजिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विश्व की सभी सभ्यताएं जो है विशेष तौर पर नदियों के किनारे ही उत्पन्न हुई है। खुदाई में सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष रावी नदी के किनारे, हड़प्पा में सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़, राखीगढ़ी, चन्हूदड़ो, रोपड़ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नदियों का सभ्यता से क्या संबंध है? नदियों का सभ्यता से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सारी सभ्यताओं का जन्म जो है वो नदियों के किनारे पर ही हुआ है, क्योंकि वहां से मनुष्य को जल मिलता है। कृषि के लिए, अपने जानवरों के लिए भी उसे पानी आसानी से वहां से मिल जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? कि पहले बार रेल लाइन बिछाने का कार्य जब चल रहा था तब मजदूरों ने एक टीले से ईंटों के रोड़े यानी कि टूटी हुई ईंटें जो थी वो उठा ली, और उस समय अंग्रेज अधिकारियों का ध्यान उस टीले की तरफ गया, तो जिससे उस सभ्यता के बारे में पता चला। और पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे खुदाई करवाई गई थी। तब एक विशाल नगर के अवशेष मिले थे। और उसके बाद 1922 ईस्वी में भी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो बच्चों के मिट्टी के खिलौने, बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज और चौपड़ के पास से मिले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहरे जो है उनका आकार कैसा था और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती थी? तो ये मोहरे जो है वो सेल खड़ी से बनाई गई जाती थी। इनका आकार आयताकार होता था। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप टूट जाती थी, पता चल जाता था। नेक्स्ट हमारा, आइए विचार करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्पादन के लिए कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से मंगवाते थे? तो इसमें हम मंगवाते थे तांबा राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से आता था, टिन जो है ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन नगर निर्माण योजना का विश्लेषण कीजिए। हाँ जी, नगर जो है हमारा दो भागों में बटे थे उस समय, एक पश्चिमी भाग था और दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग छोटा था, ऊंचाई पर बना था और इसे नगर दुर्ग कहते थे। पूर्वी भाग बड़ा था, निचला नगर इसको कहा जाता था। कुछ सार्वजनिक भवन यानी कि सबके प्रयोग के लिए भी भवन बने हुए थे, जैसे स्नानागार और धान्यागार। नगर के दोनों भागों के चारों ओर मजबूत चारदीवारी भी सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में कपड़े का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए, मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में चांदी के फूलदान और तांबे की कुछ अन्य वस्तुओं पर भी कपड़े के अवशेष लिपटे मिले हैं। फेयांस तथा पक्की मिट्टी से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति को कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासियों के महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर टिप्पणी कीजिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता के गांवों में रहने वाले लोग जो है वो कृषि ही करते थे। वे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कृषि जो है बैल और ऊंटों की सहायता से हल से की जाती थी और सिंचाई, क्योंकि नदियों के किनारे ये इसलिए तो सभ्यता ने जन्म लिया था, नदियों और तालाबों से होती थी। लोग जो है गाय, बैल, ऊंट, भैंस, बकरी, बत्तख, मुर्गा व तोता आदि जानवर भी पालते थे। ये सभी उनके कृषि कार्य, यातायात व भोजन में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण है। इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और लोथल की खुदाई के से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। वर्षा कम होने तथा सरस्वती नदी के सूखने के कारण राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब में सभ्यता की बस्तियों का विनाश हो गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों के अध्ययन से भी यह जानकारी मिली है कि मलेरिया जैसी भयानक महामारी के कारण भी यह सभ्यता नष्ट हुई है। अब हम करेंगे छोटे क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी। राखाल दास बनर्जी, जिसे हम आरडी बनर्जी भी कहते हैं, 1922 में। ये 1921 में थी हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की 22 में, अगले साल। 1921 ईस्वी में हुई खुदाई में विशाल नगर के अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं। रावी नदी के किनारे। जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसके साथ मैच करता है। दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई करवाई थी रावी नदी के किनारे और वहीं पर विशाल नगर के अवशेष मिले थे। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से निकलकर आती है। आदि बद्री से। सरस्वती नदी कौन से सागर में गिरती है। अरब सागर में। सरस्वती सिंधु सभ्यता में ऊंचाई पर बने नगर को क्या कहते थे। नगर दुर्ग या फिर दुर्ग अक्षेत्र। मोहनजोदड़ो में स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर किसकी परत चढ़ाते थे। चारकोल की। सरस्वती सिंधु सभ्यता में गलियों की चौड़ाई कितनी होती थी। 9 से 12 फुट और सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी। 13 से 33 फुट। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है। 4000 वर्ष पुरानी है। नवीन खोजों के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है। 8000 साल या वर्ष पुरानी। साल और वर्ष एक ही बात है। ईयर। गांवों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किन पक्षियों को पालते थे। तो वो पक्षी थे बत्तख, मुर्गा, तोता। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के लिए किन किन जानवरों का प्रयोग होता था। तो कृषि के लिए बैल और ऊंट का। बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने के लिए बाट जो है वो किस पत्थर के बने होते थे। चर्ट पत्थर के। चर्ट नाम का पत्थर होता था, उसी से बहुमूल्य सोना चांदी तोलते थे। तांबे और कांसे का प्रयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में होता था। औजार, हथियार, बर्तन और गहने। कपास की खेती के अवशेष 7000 साल पहले कहाँ मिले। मेहरगढ़ में। कांसा किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता था। तांबा और टिन को। फेयांस किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर।
बंदरगाह के अवशेष सरस्वती सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो लोथल व धोलावीरा से। हड़प्पा के लोग किससे मुहरे बनाते थे? सेलखड़ी से। यानी कि मुहरे बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः मुहरे जो है उस पर किसके चित्र मिलते थे? जानवरों के। सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें किस किस की पूजा के संकेत मिले हैं? तुलसी, वटवृक्ष, शिवलिंग, दुर्गा के आरंभिक रूप की पूजा होती थी, देवी की पूजा, पाशुपति शिव और कुब्बड़ वाले नंदी की पूजा के संकेत मिले हैं। कुब्बड़ वाले नंदी जो है इनकी यहाँ मोहरों पर भी इनके चित्र जो है वो मिले हैं। खुदाई में सन्यासी से संबंधित कौन सा सामान मिला है? कमंडल। अनेकों हवन कुंड भी मिले हैं। खुदाई में कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। और मूर्ति के हाथों में आभूषण थे, पूरे हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की हड़प्पा संस्कृति के लोग बर्तन किन विधियों से बनाते थे? तो ये दो विधियों से बनाते थे, एक तो हाथ से और दूसरा चौक से। सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंत की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हो गई थी? लगभग 3900 साल पहले, यानी कि 3900 ईयर्स। बड़े बड़े भंडार गृह मिलने वाले दो नगरों के नाम बताना है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और तीसरा लोथल भी है जहां पर भंडार गृह मिले हैं। लाख का प्रयोग सुरक्षा कार्य में कहाँ किया जाता था? मुहरबंदी के लिए। यानी कि जो मुहर होती थी वो लाख को पिघलाकर उसके ऊपर ही लगाई जाती थी। माला बनाने के लिए छेद किए जाने वाले मनके किन पत्थरों से बनाए जाते थे? कार्निलियन। अब जानेंगे हम इतिहास में तिथियां कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, बीसी इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम ईसा पूर्व लिखते हैं। बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसवी या ईसा पूर्व। ये दोनों एक ही चीज है, अभी समझाऊंगी मैं। एडी एनो डोमिनी सिंपल ईसवी लिखते हैं। सीई सी से कॉमन, ई से एरा, इसको भी हम ईसवी लिखते हैं। अब ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या है? ये क्रिश्चियन एरा कहलाते हैं ये शब्द, ईसवी पूर्व और ईसवी या ईसा। भारत में क्रिश्चियन एरा का प्रयोग 200 वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था। तो ये ईसा पूर्व क्या है? यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे ये देखिए लाइन बनाई मैंने, ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहाँ इस ईयर में, ठीक है। तो इससे पहले के जो ये साल है इधर वाले, तो ये क्या कहलाएंगे? ईसा पूर्व। ये वाले साल कहलाएंगे ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यहाँ पे अगर 2 ईयर्स पहले कोई बात हुई है तो हम क्या लिखेंगे? 2 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले। और यदि इधर की तरफ कोई बात हमें लिखनी है तो वो हम सिंपल लिखेंगे ईस्वी। तो बाद वाले सालों को हम लिखते हैं सिंपल ईस्वी में। मान लिया यहाँ पे 30 साल बाद कोई घटना हुई है तो हम क्या लिखेंगे? 30 ईस्वी, 500 ईस्वी। यानी कि इधर जितनी भी घटनाएं लिखेंगे हम उनके सन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ईस्वी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना हुई थी पूर्व, तो हम ईसा पूर्व लगाते हैं। और ईसा मसीह कौन थे? ये देखिए, ईसा थे क्रिश्चियन जो होते हैं, हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो उस दिन ईसा मसीह के नाम से ही मनाते हैं हम, उन्हीं का जन्मदिन होता है ईसा मसीह। क्रिसमस जो है उनको सूली पर उस पे टांग दिया गया था, जो दोनों साइड हाथ होते हैं उसके ऊपर सीधा क्रिश्चियन का प्लस का निशान होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा प्लस होता है।
इस टाइप से। ये क्रिश्चियन जो है, इसलिए इसका नाम क्रिश्चियन एरा है। तो इनके जन्मदिन से पहले के जो साल है वो ईसा पूर्व कहलाते हैं और बाद के ईसा कहलाते हैं।